जो 2019 में हम लोग का विद्यासागर का स्टैचू तोड़ दिया, अधीर चौधरी का एकदम राइट हैंड था। ये सब लोग जब अधीर चौधरी कांग्रेस में थे तब कांग्रेस जैसे ही अधीर चौधरी को प्रेसिडेंट में हटा दिया, ये लोग सब बीजेपी में चले गए। बीजेपी से आए हो, थोड़ा दिन कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस का मिছিল में हटो, बट आप उनको फेस बना देते हो पार्टी का। तो लोग ठीक है, आपके पास पावर है, पार्टी का संगठन आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, बट जो आम जनता वोटर है वो आपको वो वोट नहीं देंगे। प्रतिवाद करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि भैया इलेक्शन कमीशन गलत हो। हम लोग 3 दिन बाद हम लोग स्टेटमेंट दिए। चुनाव सब ने देखा और क्या रिजल्ट हुआ, और इस रिजल्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी का हुआ तो वो निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी का हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2016 में जहां उनका 44 सीट था और इस बार उन्होंने माकपा और आईएसएफ के साथ अलायंस किया और उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 0 पे आ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी में इंटरनल क्लैश नई बात नहीं, ये सबको पता है। और इस सब के बीच में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और सीनियर मोस्ट कांग्रेस के लीडर सोमेन मित्रा, लेट सोमेन मित्रा, उनके बेटे रोहन मित्रा ने एक बहुत ही विस्फोटक एक लेटर लिखा अधीर रंजन चौधरी को 2 दिन पहले। ये चिट्ठी आप सबने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कई अहम दावे किए थे, कई अहम ऐसी बातें की थी जिससे कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल क्लैश है वो सामने आ गया। और इस वक्त हम खुद रोहन मित्रा के साथ हैं, और क्या उनके मन में क्या है, क्या उनका राजनीतिक फ्यूचर प्लान है, हम खुद उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रोहन भाई, 2 दिन पहले ये चिट्ठी आपने तमाम नेशनल मीडिया, सब मीडिया में आया, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? ये चिट्ठी ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। मैं एक पोस्ट में था, जनरल सेक्रेटरी सितंबर में बनाया गया था। सोनिया जी एंड जितेंद्र प्रसाद जी जो हम लोग के इंचार्ज थे, उन्होंने दिया था ये पोस्ट। लेकिन हमको हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, उनको ये पसंद नहीं था। तो जिस दिन हमको ये पोस्ट मिला उस दिन से उन्होंने मेरे साथ बातचीत करना बंद कर दिया। तो फिर मेरे को बांकुड़ा का इंचार्ज बनाया गया, तो कुछ कोशिश किए थे, कुछ फीडबैक उनको दिए, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। जब भी कोई मौका आया उनसे बात करने के लिए, वो मुंह फिरा के चले गए। फिर हमारे साथ पूरा कैंपेन लिस्ट में भी हमको बात मैंने काट दिए हमें। तो ठीक है, फिर तो मेरे को भी लग रहा था कि वो उनका स्ट्रैटेजी बहुत गलत था जो 2021 का इलेक्शन का लेके। तो रिजल्ट में तो आ ही गया। सेकंड में पूरा बंगाल, पूरा देश को भी पता चल गया कि कांग्रेस का क्या गलती थे। तो मेरे को लगा कि भैया ठीक है, अभी अधीरदा उनके जैसे, उनको जो पसंद है, जिसको उनको लगता है कि जिनमें वो काबिलियत है कि आगे चल के कांग्रेस को अच्छा कराए, उनको ही लेके चले। और मैं चाहूँगा कि 2024 में फिर से वो लोकसभा का संसद बने, और अगर 2024 में हम लोग का अगर यूपीए का फिर से सरकार आए, वो मंत्री भी बने। ये मेरा दुआ रहेंगे उनके लिए। ये तो आपका बेस्ट विशेष था उनके लिए। ये बताया कि 2 मई को जब रिजल्ट आया तो यू हैव टेकन मोर देन 2 मंथ, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ। इतना लेट क्यों ये रिजल्ट, अगर आपके साथ इतना पार्शियलिटी होता था पार्टी में तो? 2 चीज़, 2 मई के रिजल्ट के बाद कांग्रेस हाईकमांड सोनिया जी ने एक कमेटी बनाए थे। इस कमेटी में अशोक चव्हाण जी, मनीष तिवारी जी, फिर सलमान खुर्शीद साहब, एक और जो थे, उनके पास मेरा फीडबैक ऑलरेडी है। मैंने उनको अपना फीडबैक दे दिया था कि जो कारण क्यों कांग्रेस का रिजल्ट खराब हुआ। सबसे बड़ा कारण था कि जो बंगाल के जो आम जनता थे, उनको लगा कि बीजेपी और कांग्रेस का एक दोस्ती हो गया था बंगाल में। हाँ, टाई अप नहीं, ऑफिशियल टाई अप नहीं, बट एक अंदर ही एक दोस्ती था कि तृणमूल को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी के साथ है। इसलिए तो हम लोग का जो सपोर्टर बेस थे, 1977 में भी जब हम लोग बुरी तरह से हार गए थे, फिर भी हम लोग को मुर्शिदाबाद में सीट हमेशा मिला है, हमेशा। अधीरदा को भी 2021 में मुर्शिदाबाद बरहमपुर विधानसभा से 90,000 का लीड है। तो ऐसा क्या हो गया 2 साल में कि उधर पे हम लोग 3rd आ गए और बीजेपी उधर पे जीत गया। तो लोगों को लगा, बोलने की दुविधा नहीं है कि माइनॉरिटी जो वोटर्स है उनको लगा कि भैया कहीं ना कहीं कांग्रेस, बंगाल की कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं है। जब वो शीतलकुची का घटना घटा तो हम लोग को तो उसी दिन इलेक्शन कमीशन के पास प्रतिवाद करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि भैया इलेक्शन कमीशन गलत हो। हम लोग 3 दिन बाद हम लोग
स्टेटमेंट दिए कि नहीं इलेक्शन कमीशन गलत था। तो ये सब चीज़, बहुत सारे चीज़ थे, मैंने इसमें लिस्ट भी किया है। इस लेटर में बहुत सारी बातें लिखी, हमने पढ़ा, आपने ये लिखा कि ऐसे लोगों को पार्टी में वैल्यू मिलता है हु हैज़ केम फ्रॉम बीजेपी। जी, क्या है, कौन कौन लोग हैं जो बीजेपी से आके कांग्रेस में? ये तो सबको बताया जाए। जी देखिए, कोलकाता आपने बताया, सेंट्रल कोलकाता है, नोदिया है। देखिए, पार्टी बड़ा होने के लिए आपको बाहर से लोग लाना ही पड़ेगा, ठीक है। आज नाना पटोले जी भी इधर पे महाराष्ट्र में हम लोग का प्रेसिडेंट बने हैं, रेवंत अमोलिया रेड्डी भी हम लोग का प्रेसिडेंट बने हैं तेलंगाना में। वो लोग भी दूसरे पार्टी से आके आज प्रेसिडेंट बना है, बट फर्स्ट डे में उनको प्रेसिडेंट कोई नहीं बना देता है। तो आप बीजेपी से आए हो, थोड़ा दिन कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस का मिছিল में हटो, बट आप उनको फेस बना देते हो पार्टी का। तो लोग, ठीक है, आपके पास पावर है, पार्टी का संगठन आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, बट जो आम जनता वोटर है वो आपको वो वोट नहीं देंगे। तो इसका तो मुर्शिदाबाद में आपको पता ही चल गया, कोलकाता में तो देखिए क्या हालत हो गया हम लोग का वोट शेयर का। तो क्या बोल नहीं सकते, और बोलिए। ये 2021 में आपकी पार्टी का जो एक बहुत ही एक वर्स्ट जो रिजल्ट हुआ है, डू यू थिंक इसका कारण आपका फादर का सडन डिमाइस भी है? एक चीज मैं इतना बोल सकता था कि अगर पिताजी रहते तो बीजेपी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी है ये लेके कोई सेकंड थॉट किसी को नहीं आता, क्योंकि मेरे पिताजी का वो क्रेडिबिलिटी था। वो कभी बीजेपी वाले इसके साथ कभी पॉलिटिकली इतना क्लोज नहीं गए जितना अधीर चौधरी चले गए। कैसे आप कोई आदमी को जो लॉकडाउन 1 में जब कोरोना वायरस हुआ उस टाइम पे आप अगर दिलीप घोष के साथ चाय पे चर्चे पे बैठ जाते हो, उसको आप फेस बना देते हो पार्टी का। तो बाकी लोग जो कांग्रेस कर रहे थे वो लोग क्यों कांग्रेस करेंगे, क्यों कांग्रेस को वोट देंगे? बीजेपी और कांग्रेस में कोई सोच का जो सोच आइडियोलॉजी है। देखिए, आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, जो आरएसएस से डरता है वो बीजेपी में रहेंगे। हम लोग आरएसएस से कभी डरे नहीं है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इंडिपेंडेंस तक जब हुआ हम लोग का देश, हम लोग आरएसएस के खिलाफ हमेशा रहे हैं। जो लोग आरएसएस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो कभी कांग्रेस के नहीं हो सकते। तो अधीर चौधरी को ये बात समझना था। ये उनका फर्स्ट टर्म में भी यही किया है। जो लोग आप देखिएगा, नीलांजन राय 2019 में जो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ जो डायमंड हार्बर का कैंडिडेट था, वो 4.5 साल जब अधीर चौधरी फर्स्ट टर्म में था, वो डिफैक्टो प्रदेश कांग्रेस चलाया है। वो आदमी बीजेपी में गया, बीजेपी का कैंडिडेट हो गया। ऐसे कहीं ऐसे होता है? वो रहता है बालूरघाट में, उसको डायमंड हार्बर का कैंडिडेट कर दिया। कैसे हुआ? सब इसका तो विस्पर कैंपेन सबको पास ही था। राकेश सिंह जो 2019 में हम लोग का विद्यासागर का स्टैचू तोड़ दिया, अधीर चौधरी का एकदम राइट हैंड था। ये सब लोग जब अधीर चौधरी कांग्रेस में थे तब कांग्रेस, जैसे ही अधीर चौधरी को प्रेसिडेंट में हटा दिया, ये लोग सब बीजेपी में चले गए। फिर 2-4 और जो गए थे, वो तो हम नाम नहीं लेना चाहते ये लोगों का, आप लोगों को सबको पता है, आपके दर्शकों को पता है कि सेंट्रल कोलकाता और नोदिया में कौन प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। ये जो एकदम क्या बोले, इन लोगों को पार्टी में लाके हम लोग का पार्टी को बर्बाद हो गया। आपका ये मानना है कि जो लोग अधीर चौधरी के क्लोज थे वो लोग जो बीजेपी में गए, ये कहीं ना कहीं अधीर चौधरी का आदेश था? नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? जिस दिन वो प्रेसिडेंट नहीं रहते ये लोग बीजेपी चले जाते हैं, और जिस दिन वो प्रेसिडेंट होके कलकत्ता आते हैं उसी दिन फिर से फ्लैग ले रहे हैं। तो ये तो सही चीज नहीं है ना। लोग, आप पार्टी के अंदर आपके पास आज पावर है तो आप कर सकते हो, बट आम जनता जो है उनको पता है। राकेश सिंह तो नहीं आए आपकी पार्टी में? राकेश सिंह नहीं आए, बट बाकी जो 2-3 जो आए, मैं जो सबका नाम तो नहीं बोल रहा हूं, बट जो तीन लोगों का बात बोल रहा हूं, तो वो लोग तो आ गए वापस। और आने से मेरे को दिक्कत नहीं है, बट आप उसको फेस कैसे बना देते हो पार्टी का? जैसे नोदिया में मुगल राय के खिलाफ जो कैंडिडेट था, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी से आया, उसका बेटी, वो कभी पार्टी किया ही नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि आज रोहन मित्रा, सोमेन मित्रा का बेटा है, उसको इतना लाइमलाइट क्यों मिल रहा है? भैया, मैं 6 साल से पार्टी किया हूं, मैं अभी तक पार्टी का कोई कैंडिडेट भी कभी नहीं हुआ और उम्मीद भी नहीं रखा। लेकिन बीजेपी से आया, उनका बेटी कभी कांग्रेस किया ही नहीं है, उनको मुकुल राय के खिलाफ कैंडिडेट कर दिया। उधर पे कांग्रेस का वोट एकदम 0 हो गया और बीजेपी का कैंडिडेट मुकुल राय उस टाइम जीत गया। ये सब चीज सेटिंग होके हुआ था। ये सब चीज बोलने के लिए तो है ही, ये लोगों को भी पता चल गया, इसलिए हम लोग 0 हो गए। मनोज चक्रवर्ती का सीट जो अधीर चौधरी 90,000 का लीड है, उसमें वो 3rd हो गया और उधर पे बीजेपी 1st हो गया। कैसे ऐसे होता है? 1-1.5 साल में इतना कुछ हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचना पड़ेगा कि
अधीर चौधरी का जो लीडरशिप है उसमें बहुत गलतियां थी, तो मैंने उन्हें लिस्ट कर दिया है उनको क्या गलतियां थी, बट अभी उनको आगे का दिन का सोचना पड़ेगा। मैं उनके साथ इस कमेटी में और कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, यानी एक काम करने का मौका तो उन्होंने दिया ही नहीं था। तो इसलिए जो कोई बाद में मेरे को मत बोले कि भैया आप जनरल सेक्रेटरी होके क्या किए, मैं तो मान रहा हूं मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि लेकिन जो चीज मैं बोलना चाहता था, क्योंकि कभी कभी अगर चुप रह गए तो सब लोग बोलेंगे हम भी उस टाइम इस साजिश में कंप्लिसिट थे, तो हमको नहीं रहना। से कभी आपने इन मुद्दों पर बात किया? चिट्ठी लिखे है, कैसे बात तो करता नहीं है आदमी, आप उनको फोन करेंगे तो फोन पे बात नहीं करता है, चिट्ठी लिखेंगे तो चिट्ठी का उत्तर नहीं देता है, तो कैसे बात करेंगे? वो तो बात ही नहीं किया है सितंबर महीने से आज। एआईसीसी में बात, एआईसीसी देखिए, एआईसीसी उनको फ्री हैंड दिया था, मैंने एआईसीसी को इलेक्शन के बाद बोला है, एआईसीसी को ही मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है, तो एआईसीसी को पता है आज के दिन में एआईसीसी का कोई ऑब्जर्वर बंगाल के लिए नहीं है, तो मैंने सीधा वेणुगोपाल जी को मेरा जो रेजिग्नेशन लेटर है भेज दिया। आर यू गोइंग टू ज्वाइन टीएमसी? वाई जस्ट आप लोग तो एक टाइम पे मेरे को बीजेपी में भी भेज दिए थे। गिविंग अप अ पोस्ट डज नॉट मीन आई एम ज्वाइनिंग और चेंजिंग पार्टीज। मेरे को एक आदमी के साथ जो मेरा सीईओ, एक आप हालात बंगाल के सीईओ है, अगर आपके साथ किसी का बन नहीं रहा है आपका कंपनी में, तो आपको छोड़ सकता है ना वो कंपनी। उसका मतलब ये नहीं है कि वो जर्नलिज्म छोड़ दे रहा है, वो मीडिया लाइन छोड़ रहा है। मैं कांग्रेस का पद से छड़ रहा हूं, मैं कांग्रेस के वॉलंटियर हूं, मैं अधीर चौधरी को देख के कांग्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस कर रहा हूं कि कांग्रेस के इतिहास को देख के कांग्रेस कर रहा हूं। मेरे को राहुल गांधी से बहुत लगाव है, सोनिया जी से बहुत लगाव है, और वो लोग, आप लोग को बताना चाहता हूं, जिस दिन मेरी माँ का नाम बीजेपी ने डाल दिया था, मैंने चौरंगी से कैंडिडेट होकर डाल दिया था, हम लोग को तो पता भी नहीं था, तो उसी वक्त हम लोग ने उसको रिजेक्ट किए। एक सेकंड के लिए भी कांग्रेस के बंगाल के एक लीडर हम लोग को फोन नहीं किए, लेकिन सोनिया जी उसी दिन शाम को मेरी माँ को फोन करके बोला कि हमें यही उम्मीद रखते हैं, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, कमलनाथ साहब, सब दिग्गज कांग्रेस के नेता, देश के नेता, सब नेता हम लोग को फोन करके मुबारकबाद दिया। अधीर चौधरी से और अधीर चौधरी का कमेटी का कोई हमसे ये एक बात भी नहीं किया, भैया इतने बड़े इलेक्शन में जहां पे बीजेपी का इतना सब लोग वो हो रहा है, इतना बड़ा मुंह में चाटा पड़ा, तो एक मिनट के लिए तो आप बोल सकते हो कि भैया थैंक यू कि हम लोग का लड़ाई को आपने मजबूत किया। उस दिन जो हम लोग का एक्शन था वो तृणमूल का हित में चला गया, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो स्लोगन था बांग्ला बांग्ला मेके चाय, तो एक मेरी माँ जो एक औरत थी, बंगाली औरत थी, उसने बीजेपी को रिजेक्ट करके उस दिन तृणमूल का फिर वो हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने हम लोग को उस दिन एक मोमेंट के लिए भी हमारा हाथ नहीं पकड़ा। तो हम लोग तो कांग्रेस के लिए लॉयल है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आज तो डिसीजन मेकर अधीर चौधरी है। जब आपको भी पता है, जब मेरे पिताजी को पीसीसी प्रेसिडेंट बना गया था, उनके साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट, कोऑर्डिनेशन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, बहुत सारी चीज उनके साथ दिया गया था। आज अधीर चौधरी अकेले प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपना कमेटी बनाया, किसके साथ अलायंस करना है नहीं करना है, सब कुछ का डिसीजन वही फाइनल था। एक कमेटी मीटिंग भी नहीं हुआ। आज आप बोल रहे हो हम जनरल सेक्रेटरी है कि अलायंस होना चाहिए। जब ब्रिगेड हुआ, जब अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से बेइज्जत किया, एक मीटिंग बुला के हम लोग के साथ तो बात करना चाहिए था कि हम लोग को इतना पब्लिकली बेइज्जत करने के बाद क्या हम लोग को संयुक्त मोर्चा में आईएसएफ को रखना चाहिए कि नहीं रखना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं हुआ, तो सब डिसीजन उनका है, तो उनका डिसीजन के जो मुझे सहमत नहीं। उस समय क्यों नहीं आवाज उठाया? इलेक्शन चल रहा था, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, पब्लिकली सब कुछ बोलूंगा। मैंने उनको बताया था ये गलत हो रहा है, मैंने जितिन प्रसाद जी जो हम लोग के ऑब्जर्वर था, मैंने उनको बताया, तो जितिन प्रसाद जी मेरे को क्या बोला कि नहीं सुनो, अधीर चौधरी पार्टी के सबसे बड़े लीडर है। मैं नो डाउट मान रहा हूं कि अधीर चौधरी सबसे बड़ा लीडर है, उनका बात लास्ट बात है, वो जो सही सोचेंगे वही है। और जितिन प्रसाद जी भी बोला कि देखो, मैं आज अधीर चौधरी लीडर ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट भी है, नॉट ओनली पीसीसी प्रेसिडेंट, सोनिया गांधी के बाद अधीर चौधरी है, तो मैं भी कैसे बोलूं? वो भी नए थे बंगाल में, वो कैसे बोलेंगे कि भैया अधीर ये गलत हो रहा है? वो भी बोला नहीं ठीक है, अधीर चौधरी को जब सोनिया जी ने इतना फ्री हैंड दिया है, इतना कुछ डिसीजन मेकर है, तो करने दीजिए। जब तक इलेक्शन रिजल्ट नहीं निकलेगा सर, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं राइट हूं रॉन्ग हूं? आज इलेक्शन रिजल्ट जब निकल गया तो अब तो पता चल गया कि कौन रॉन्ग है।
तो इसलिए मैंने आज बोल दिया मेरे को उनके साथ आगे काम नहीं करना है, इसलिए मेरे को ये चिट्ठी मैंने आज लिखा। पार्टी में आप एक और बात मैं बोल रहा हूं कि आज ये चिट्ठी क्यों लिखा मैंने, देखिए आज फर्स्ट लाइन में मैंने मेंशन किया है कि आज पहली बार उन्होंने एक इनवाइट लेटर किया है। उससे पहले उनका अगर कोई मीटिंग होता था, पीसीसी का स्टाफ रीना दी या हरिंदा जो है वो फोन करके बोलता था जी पीसीसी प्रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाया है, पीसीसी प्रेसिडेंट का मीटिंग है, आ जाइए। मैंने इसलिए लिखा, इट्स ऑलमोस्ट सरियल, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज अपने एक इनवाइट में अपना खुद का नोट लिखा, उस नोट में लिखा डियर फ्रेंड्स। कैसे फ्रेंड्स हैं हम, जो फ्रेंड्स 9 महीने 10 महीने जो देश का सबसे बड़ा इलेक्शन था उस टाइम में उन्होंने एक बार भी हमसे बात नहीं किया। पूछ लीजिए उनसे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं उनको पूछिएगा, अगर आपको मौका मिले, अगर वो आपसे ये बात करने के लिए तैयार हो उनको पूछिएगा। ठीक है, मैं मेरा सब बात छोड़ दीजिए, जब पूछेगा आप रोहन मित्रा से, जो आपके रोहन मित्रा छोड़ दीजिए, आपके ये जनरल सेक्रेटरी जो है उनसे क्या आपने बाकुरा जो इंचार्ज था उनसे लास्ट कब बात किया, ये सवाल आप पूछ लीजिए। अगर कोई काम करने के लिए, हम लोग पॉलिटिक्स में तो काम ही है तो लोगों से बात करो, स्ट्रेटेजी निकालो, तो मेरे साथ जब बात ही नहीं करते तो मैं क्या करूंगा उनका कमेटी में रह के, क्या कर सकता हूं बोलिए। अभी थोड़ा देर पहले आपने कृष्णनगर उत्तर का नाम लिया और मुकुल राय, एक बात और, एक बातें गश्त कर रही है कि मुकुल राय ने आपको फोन किया, डिड ही रियली कॉल यू? मुकुल राय ने मुझे नहीं फोन किया, नहीं, मुकुलदा के साथ, देखिए मुकुलदा के साथ मेरा आज का संबंध नहीं है। उनको वो जब टीएमसी में भी थे तब भी उनके साथ मेरा बात हुआ है, ठीक है। वो मेरे पिताजी को बहुत पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते थे, लेकिन वो उनका खुद का जो पॉलिटिकल जर्नी था उसमें मेरे पिताजी का कहीं ना कहीं बहुत हेल्प रहा हुआ है, ठीक है। मुकुल राय क्यों, शुभेंदु अधिकारी के साथ भी मेरा बात हुआ, इसलिए तो शुभेंदु अधिकारी हमारे घर में भी आए थे। जब आए थे उनका जो ऑफर था, हमने बोला था देखो शुभेंदु दा, हम तुमको, ठीक है तुम्हारा राजनीतिक डिसीजन तुम्हारा राजनीतिक होता है, वो हम पे मत चढ़ाइए। हमारे साथ बहुत सारे तृणमूल के, हम नाम क्यों अभी लेना नहीं चाहते, बहुत सारे, मेरा मुकुलदा से मेरा बात नहीं हुआ। मैं माँ का, जब उनके पत्नी का जो गुजर गए कुछ दिन पहले, जब वो अपोलो में भर्ती हुए थे, हम बहुत बात हो रहा था उनसे कि कैसे है, क्योंकि किसी का वो उनकी वाइफ हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे, शुभ्रांशु को जानते थे। शुभ्रांशु जब खुद अस्पताल में, जब तृणमूल में ही थे, वो अस्पताल में भर्ती हुए थे अपोलो में, बहुत सीरियस था, तो हम तो मिलते थे यानी थे, ये तो नॉर्मल कर्टेसी है। आज के दिन में आप देखिए बहुत सारे, राजीव सिन्हा जो है बीजेपी करते हैं, उनके साथ भी हमको जानते हैं। मुकुलदा के साथ कोई ऐसा, तो उस दिन पार्थो चैटर्जी का माँ का गुजर गए तो उसे सब गए थे, मम्मी गए थे, उनके साथ बात के, जब मेरे पिताजी गुजर गए तब सब लोग आए थे। आप तो देखे थे असेंबली में, सीएम में भी थे। तो अब क्या करना है, जो सीएम जब नॉर्थ कैलकाटा में इलेक्शन रैली कर रहे थे तो वो अमर स्ट्रीट में रुक के 45 अमर स्ट्रीट के पहले वो भी बात बोला कि मेरे एक टाइम में सीएम उधर पे आते थे, बहुत टाइम गुजारे हैं, मेरे काका लोग के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, तो वो बात रखे है। तो ये तो पर्सनल रिलेशनशिप है। मुकुलदा तो अभी टीएमसी में गए हैं, जब बीजेपी में भी थे तब भी उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात में रिश्ते हमारे थे, पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। मैंने तो ट्वीट भी किया है, आप देखिएगा, जिस दिन मुकुलदा का जन्मदिन था मैंने बोला आई विश मुकुलदा हैप्पी बर्थडे टुडे एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट ही रिस्पेक्ट्स मी फॉर हैविंग अ डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन, आई डोंट हैव टू बी इन द सेम पार्टी। ये बंगाल का कल्चर है। आज विमान बोस के साथ जब मैं जानता हूं उनको, एक तो हो ही जाता है, अधीर बाबू भी तो जानते हैं, अधीर बाबू तो योगी आदित्यनाथ को जानता है, दोस्त कहते हैं उनको, तो ठीक है, मैं उनको लेके तो कुछ बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिक्स की जगह, रिलेशनशिप की जगह पे, उनके घर पे तो ओम बिरला के पूजा देते हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में जो स्पीकर है, अधीर बाबू का घर पे आके पूजा देते हैं। राजनाथ सिंह उनकी बीवी के क्या बोलते हैं, जब कुछ एग्जीबिशन हुआ उधर पे आके जाते हैं। तो ये तो मेरे बारे में क्या होगा। अगर आपको टीएमसी से कुछ ऑफर आता है ज्वाइनिंग करने का? अभी मैं इसके, देखिए मेरा पिताजी 30 जुलाई 2020 में उनका देहांत हुआ है, ठीक है, ये महीना, तो मेरा 17 अगस्त तक हम लोग का जो रिचुअल्स होता है उनका पूजा है, तो मैं को उनके नाम पे एक लेगेसी रखना है। मैंने एक सुमेन मित्रो फाउंडेशन किया है, आगे के दिन में उनका एक काली पूजा होता है। लास्ट ईयर वो काली पूजा हम लोग, मैं कर नहीं पाया क्योंकि हम लोग का एक साल कोई पूजा नहीं करने का रिचुअल्स रहता है,
तो काली पूजों में उसमें हम सबको बुलाएंगे, कांग्रेस के भी जो है लेफ्ट फ्रंट के लोग ज़्यादा काली पूजों में नहीं आते, जो भी है करेंगे। इस मोमेंट में मेरे को मेरा एक ही सजेशन है कि कांग्रेस, जो बात आप बोल रहे हो, कांग्रेस को और तृणमूल को 2024 का इलेक्शन एक साथ लड़के बीजेपी को बंगाल में जीरो करना चाहिए। रोहन भाई, यू हैव बीन ए यूथ आइकॉन फॉर थाउजेंड्स ऑफ योर पार्टी सपोर्टर्स, तो आपका ये जो कदम क्या लगता है उनको डिसहार्टन किया? नहीं, क्यों? उनके लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, क्यों डिसहार्टन किया? जो देखिए, मैं एक और चीज में नहीं, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ। मैं मेरे पिताजी से ये सीखा है, जो मेरे सबके पास मेरा नंबर है, जो मेरे साथ है, जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुकात है पॉलिटिकली, उनके पास मेरा फ़ोन नंबर है। कभी भी कोई मौका आए तो वो मेरे को डायरेक्टली फ़ोन करते हैं। वो फ़ोन करके, उनको पता है कि मेरा स्टैंड क्या है, उन सबको पता था। जिस दिन मेरे पिताजी गुजर गए, जिस दिन सितंबर में, मैंने सबसे पहले अदित चौधरी को স্বাগত জানিয়েছিলাম যে সভাপতি হিসাবে आप ही बेस्ट फिट हो, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, नो डाउट। आज भी मैंने चिट्ठी में भी लिखा कि उस टाइम में मैं आपके बगल में खड़ा होना चाह रहा था, बट उन्होंने मेरे को बोला, मेरे को नहीं चाहा। लेकिन जो भी आदमी, जो भी कांग्रेस करने वाले, जो पुरानी कमेटी में थे या जिसका जो एस्पिरेशंस कांग्रेस पॉलिटिक्स में था, मैंने बोला प्लीज आप जाके प्रदेश सभा कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ बात कीजिए। देखिए, मैं बहुत ही छोटा इंसान हूं, मैं आपका जो एस्पिरेशंस है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस इस मोमेंट में है, मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इलेक्शन आ रहा था, तो आपको जो भी बात करना है आप जाके बेहिचक, मेरे को कोई ये बोलते हैं ना लॉबी, मेरे को कोई लॉबी पॉलिटिक्स नहीं करना है। ही इज द लीडर, उनके साथ मेरे को जो गलत लगेगा मैं बोलूंगा, बट ये तुमको नहीं है, मैं प्रेसिडेंट को डायरेक्टली बोलूंगा या एआईसीसी को बोलूंगा। तो जो लोग मेरे साथ आज भी ताल्लुकात में है, उनके साथ मैं हूं, और वो लोग को भी मैंने बोला है, सब मेरे साथ अग्री करते हैं कि बंगाल में और नेक्स्ट स्टेप नेशनल पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस को सबसे पहले बीजेपी को हराना पड़ेगा। और उस लड़ाई में, इस मोमेंट में बंगाल में जो ममता बनर्जी जो लड़ाई लड़ रही है, उसी लड़ाई में कांग्रेस का भी स्कोप है करने के लिए। जैसे बहरमपुर वाला सीट है, दक्षिण मालदा वाला सीट है, वो सीट अगर, और कुछ, लेकिन नॉर्थ बंगाल में अभी बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गया है, कुछ चीज लेके, जो नेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा है, जैसे स्टेट को डिवाइड करेंगे, गोरखा को लेके वो लोग अलग करने चाह रहे हैं, पूरा कम्युनिटी वाइज वो लोग ब्रेकअप कर रहे हैं, बंगाली कम्युनिटी को राजवंशी, मोतुआ, कुर्मी, कांतापुरी, ऐसा जो माहौल बना रहे हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस को और तृणमूल को एक साथ जोड़ होके ये लड़ाई लड़ना है। मैं चाहूंगा कि अदित्य फिर से सांसद हो, फिर से मिनिस्टर हो, तो वो उनको जीतने के लिए अभी जो माहौल हो गया है, जो अभी इलेक्शन के बाद 2021 के बाद जो इलेक्शन का स्टैंडिंग है, उनको भी अगर, इसलिए देखिए ना, अदित्य ने खुद स्वीकार किया कि अगर जब बाई इलेक्शन होगा भवानीपुर में, ममता बनर्जी के खिलाफ वो कैंडिडेट नहीं देना चाहता है। ये तो उनका बड़प्पन है, तो ये स्ट्रैटेजी सही है। तो ऐसा करेंगे तो आगे जाके 2024 में, देखिए पॉलिटिक्स अभी सेम नहीं रहेगा। अभी 2022 में यूपी का इलेक्शन होगा, गुजरात का इलेक्शन होगा, फिर एक बीजेपी के फेवर में माहौल बन सकता है। तो हम लोग को ये जो बीजेपी को जो डिफीट हुआ है, इसको कंप्लीटली, बंगाल के पॉलिटिक्स में बीजेपी कभी थे नहीं, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स, ये 50 का ऊपर वो लोग को एमएलए मिला है। तो हम लोग को फिर से वो लोग को जीरो में लाना है। वो स्टार्ट होगा 2024 में। तो बहरमपुर से फिर से मैं चाहूंगा कि अदित्य जीते, साउथ मालदा से मैं चाहूंगा डालू बाबू या उनका डालू बाबू का बेटा जीते, और कांग्रेस के सिंबल में जीते। मेरे लिए जिंदगी बहुत पड़ा हुआ है। अभी इस मोमेंट में मेरे पॉलिटिकल सोच यही है। तो अभी क्या लगता है, टीएमसी और कांग्रेस का अलायंस होना चाहिए? होना तो चाहिए। अगर राइट बातें हुए, लीडरशिप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे, प्रैक्टिकल सोचे, बीजेपी को हटाने के लिए जो बात मैं बोल रहा हूँ कि बंगाल से बीजेपी का जीरो बन जाए, तो ये पॉसिबल है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता जी को पीएम फेस, अब पीएम फेस, देखिए पीएम फेस का बात बहुत बाद में होगा। देखिए आज पीएम फेस के लेके हम लोग अभी 3 साल बाकी है। नरेंद्र मोदी कैसे, आप बोलते हो 3 साल में नरेंद्र मोदी तो 75 के ऊपर हो जाएगा। बीजेपी का तो मार्गरक्षक क्या शब्द है कि बोलता है, हाँ 75 के ऊपर तो वो लोग को रहना नहीं चाहिए। एलके अडवाणी को लात मार के निकाल दिया, यशवंत सिन्हा को लात मार के निकाल दिया, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। जो भी, हमको इतना बीजेपी का नेता लोगों का नाम पता नहीं है, बट मेरा बात है कि
3 साल में देखिए कौन सा योगी, कौन सा शाह, कौन सा नड्डा, कौन सा फडणवीस मोदी जी को ही हटा दे, तो मोदी जी पीएम कहां से हो सकता है? 3 साल बहुत दूर है। मोदी जी का जो मैं देख रहा हूं आजकल गला सूख गया है, मुंह सूख गया है। 3 साल में वो, मैं चाहूंगा नहीं किसी को खड़ा, किसी का हेल्थ फेल हो, लेकिन आप लोग देखे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को जब 2004 में उनका तबीयत तो पूरी तरह से गिर गया था, वो तो इलेक्शन कैंपेन कर नहीं पाए। तो 2024 बहुत दूर है। मोदी, हम बीजेपी के खिलाफ है। मोदी 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 तो एक आरएसएस और एक बीजेपी का लीडर है। हम लोग को बीजेपी का आइडियोलॉजी के खिलाफ, हम हमेशा से बचपन से हम लोग जानते हैं एक ही चीज कि सबके साथ, सबका साथ हम लोग को राजनीति लेके करना है। तो बीजेपी वो विश्वास नहीं रखते हैं, तो बीजेपी को बंगाल से हटाओ, फिर आगे का राजनीति सोचेंगे। थैंक यू सर। Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.